चलिए देखिए इधर, ये जो आपको दिख रहा है प्रश्न, ये 2011 का पूछा हुआ प्रश्न सब है। पहले ऑब्जेक्टिव बहुत ही कम देता था, मात्र 10 ऑब्जेक्टिव। अभी तो बहुत ज़्यादा कर दिया है, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है। उसमें आपको अपना मन पसंद का 50 गो जो मन करता है वो बना दो। तो अब जो है पहले के हिसाब से मतलब ऑब्जेक्टिव करना बहुत आसान हो गया। लेकिन पहले 10 देता था, 10 में से 10 आपको बनाना पड़ेगा। फिर 2015 में लगभग 20 ऑब्जेक्टिव किया, धीरे धीरे बढ़ाते गया और अभी 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया मैथ में। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2011 का पूछा हुआ है। अब पहले फर्स्ट सिटिंग ही होता था, मतलब पहले विद्यार्थी उतना नहीं था, तो एक ही बार में सबका एग्ज़ाम हो जाता था, एक ही पाली चलता था। अभी जो स्टूडेंट ज़्यादा हो गया तो अब 2-2 पाली लेता है। अगर इससे भी ज़्यादा होगा तो फिर 3-3 पाली लेना पड़ेगा। तो देखिए 2011 से पूरा 2024 तक का जितना भी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न रहेगा पहले उसको कराएंगे, मैथ का पूरा A to Z। उसके बाद ये हो जाएगा तो फिर साइंस का, फिर टाइम अगर बचेगा तो आर्ट्स का, क्योंकि अभी टॉपिक वाई पूरा पढ़ाना चैप्टर का तो अब पार लगने वाला नहीं है 2025 के लिए। तो अभी जितना हो सके क्वेश्चन बैंक करवाते हैं, क्योंकि 2-4-10 साल का अगर इसको बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि एक ही क्वेश्चन जो है ना हू बहू, मतलब ऑप्शन भी चेंज नहीं करता है, एकदम सेम टू सेम पूछ देता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि फर्स्ट पाली में जो पूछा वही सेकंड पाली में भी पूछ दिया। तो ये सब करने से आपको एग्ज़ाम में कैसे बनेगा, किस तरह से जल्दी बनाना है, ये सब भी थोड़ा आइडिया लगेगा और अच्छा भी रहेगा। अब जितना टाइम बच रहा है उसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा निम्न में कौन परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से छांटना है कि कौन सा परिमेय संख्या है। तो पहले नंबर, परिमेय का मतलब क्या होता है, जिसको P/Q में लिख सकते हैं। तो जो P/Q में आ जाएगा उसको परिमेय, और जो नहीं आएगा उसको अपरिमेय बोला जाता है। तो यहाँ पे परिमेय देखना है, जो अपरिमेय रहेगा उसको छोड़ देना है, जो परिमेय रहेगा उसको टिक करना है। तो √3, तो √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय में एक सिंपल सा रूल होता है, जिसका पूरी वर्गमूल निकल गया वो हो जाता है परिमेय, और जिसका अगर नहीं निकल पाया वो हो गया अपरिमेय। जैसे 3 का वर्गमूल नहीं होता, अगर यही 4 रहता तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाता तो वो परिमेय में आ जाता। 9 रहता तो उसका वर्गमूल 3 होता है तो वो भी परिमेय में आ जाता। लेकिन ये 3 अपरिमेय है। उसी प्रकार से इसको देखिए, 4 + √3, ये 4 लग रहा होगा कि ये रूट से तो बाहर है तो परिमेय होगा, लेकिन √3 शामिल है, ये दोनों साथ में है और 3 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा। इसी के वजह से ये पूरी संख्या क्या हो गया, अपरिमेय। और √6 है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो ये भी अपरिमेय। अब उसी हिसाब से लग रहा होगा कि ये भी अपरिमेय होगा, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है। इसको अगर देखिए ध्यान से तो √2 ऊपर भी है, √2 नीचे भी है। तो क्या इसको हम काट सकते हैं √2 से √2 की नहीं। अब √2 से √2 गया तो ये कितना बच गया, 2, और 2 को नीचे में 1 डाल करके हम P/Q में यानी 2/1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया कौन सी संख्या, परिमेय। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रहेगा, जो संख्या को P/Q में लिख सकते हैं उसको परिमेय, जिसको नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय। जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा पूरा वो हो गया अपरिमेय, जिसका निकल जाएगा वो हो गया परिमेय। परिमेय अपरिमेय में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि पाई कौन सी संख्या होती है। इसको एकदम विशेष रूप से याद रखना है। पाई कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय। पाई कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय। लेकिन इसी का अगर मान दे दिया आपको, इसका मान होता है 22/7 या 3.14। तो अगर 22/7 या 3.14 कहेगा कि कौन सी संख्या है तो ये होगा परिमेय। लेकिन अगर पाई बोलेगा कौन सा संख्या है तो ये अपरिमेय। कभी इसके बारे में नहीं बताएंगे तब अच्छा से बताएंगे कि पाई क्यों अपरिमेय होता है और इसका मान क्यों परिमेय होता है। लेकिन अभी इतना याद करके रखिए कि पाई होता है कौन सी संख्या, अपरिमेय, और इसका मान जो होता है 22/7 या 3.14 वो होगा परिमेय। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB
का मासा यानी HCF गुना AB का लासा निम्न में से किसके बराबर है। मतलब दो धनात्मक संख्या है यानी पॉजिटिव संख्या है, जैसे 5, 10, 20, 40 ऐसे करके दो संख्या है, करा उसका मासा और फिर उसका लासा अगर गुना करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इस पर एक मैथ भी बना करके आपको दिखाएंगे, लेकिन इसको याद करके रखना है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF। अभी समझ में नहीं आया होगा, देखिए जैसे दो संख्या है, एक है A और एक है B, तो AB का गुणनफल जो होता है ना उसका LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब अगर मान लीजिए कि पहली संख्या है 6, दूसरी संख्या है 15, A और B दो संख्या हो गया, एक मान लेते कितना 6, एक को मान लेते हैं 15। अब इसका LCM निकालते हैं, तो LCM इसका कितना हो जाएगा 6 और 15 है तो 30 आएगा। उसके बाद इसका अगर HCF देखें तो इसका HCF आ जाएगा आपका कितना 3। अब देखिए ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये दोनों का गुणनफल करिए तो 15 छक्के 90 और LCM गुना HCF ये दोनों का गुणनफल करिए तो इसका आ जाएगा कितना 30 तिया के 90। बोलिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, दोनों बराबर आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या A और B है तो उसका LCM गुना HCF करेंगे तो किसके बराबर आएगा, तो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर आएगा, मतलब A गुना B हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अगला देखिए, घात एक वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद की बहुपद नहीं। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। जिसका घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद, जिसका घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद, जिसका घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद। ऐसे ही करके जितना पावर रहेगा पावर के हिसाब से बहुपद का नाम रखा जाता है। ऐसा समझ में। अगला देखिए, करा है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, मतलब इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होगा, व्यापक रूप, या इसी को कहा जाता है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहेगा मानक रूप। क्या रहेगा, मानक रूप। तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, देखिए क्वेश्चन हर तरह का पूछेगा, द्विघात का भी पूछता है, त्रिघात का भी पूछता है, रैखिक बहुपद का भी पूछता है। तो आपको सिंपल सा दिमाग में सबको याद करके रखना है, तब आसान रहेगा। और कुछ ज़्यादा ये अलग नहीं रहता है, सिंपल सा है, पावर के हिसाब से आपको उसका नाम याद करके रखना है और उसी के हिसाब से इसका व्यापक रूप बनता है। जैसे देखिए, सबसे पहला होता है रैखिक बहुपद, यानी जिसका घात कितना होना चाहिए 1, तो उसका मानक रूप होता है ax प्लस b। ax प्लस b ये हो गया रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। त्रिघात बहुपद का होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। मतलब चर, x यहाँ पे क्या है, चर है, और a b c ये सब अचर है। तो चर का पावर 1 है तो इसको एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर चर का पावर 2 है तो इसको द्विघातीय बहुपद कहेंगे। अगर चर का पावर 3 है तो इसको त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है, तो ये है देखिए त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये जो दे रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो गया पावर 2 है तो द्विघात बहुपद का मानक रूप है। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, ये भी सिंपल है, साइन थीटा कॉस थीटा से है। कह रहा यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a का मान क्या होगा। देखिए साइन a बराबर 3/4 है तो कॉस a का मान कितना होगा। सिंपल सा है,
साइन ए बराबर 3/4 निकालना है क्या, कॉस ए बराबर क्या होगा। तो पहले कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। अब आधार और कर्ण ला करके यहाँ पे बैठा दीजिए तो कॉस ए का मान निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण। यहाँ पे चाहिए आधार, लंब पता है, कर्ण पता है, आधार नहीं पता है, तो पहले आधार निकालेंगे। तो आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 16 में से 9 गया तो 7। कोई दिक्कत, तो आधार कितना आ गया, √7। अब इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। और कर्ण हो गया कितना, 4। तो यहाँ पे लाके दोनों को बैठा दीजिए। आधार के जगह पे √7, कर्ण के जगह पे 4, तो ये आपका आ जाएगा कॉस ए बराबर √7/4। इसमें चेक करिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक में कोई दिक्कत, ये 5 समझ में आ गया। अब इसका अगला देखिए 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये जो है त्रिकोणमिति से पूछा है। कह रहा है tan ए बराबर होगा, ऑप्शन है आपका कॉट 90-a, सेक 90-a, कॉसेक 90-a, कॉस 90-a। तो इसमें से आपको 6 फॉर्मूला आता है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अलग अलग अगर याद करके रखिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। एक जगह देखिए इसको सिंपल से याद करके कैसे रखना है। 3 फार्मूला जो है एक दूसरे में चेंज होता है। जैसे साइन ये बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में। उसके बाद सेक बदलता है कॉसेक में और कॉसेक बदलता है सेक में। तीसरा है टैन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टैन में। ये 3 गो एक दूसरे का परिवर्तन रूप है। साइन किस में होगा, कॉस में, सेक कॉसेक में, टैन कॉट में। फिर इधर कॉस साइन में, कॉसेक सेक में, कॉट टैन में। जब भी आपको अगर 90 वाला फॉर्मूला मिले तो एकदम यही ध्यान में रखना है, साइन का मिलान करना है कॉस से, कॉस का साइन से, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, टैन का कॉट, कॉट का टैन। जैसे यहाँ पे टैन है तो सिंपल सा दिमाग लगाइए, टैन का किस में बदलेगा, कॉट में। तो जहाँ भी देखो कॉट 90-a, आंसर हो गया आपका ए नंबर। अगर यहाँ पे पूछ देता कि कॉस ए किसके बराबर होगा, तो कॉस ए रहता तो साइन के बराबर होता, मतलब साइन 90-a। अगर यहाँ पे यही दे दे कि कॉसेक ए बराबर कितना होगा, यानी कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉसेक बदल जाता है किस में, सेक में। तो ऑप्शन हो जाएगा सेक 90-a। तो यही 3 चीज़ होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ये तीनों एकदम याद करके रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, करा किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है, क्या कहलाएगा। तो देखिए ये होता है x अक्ष, x डैश, ये y और ये हो गया y डैश। यहाँ पे रहता है मूल बिंदु 0,0। अब ये कहलाता है x अक्ष, इसी को कहते हैं भुज, x अक्ष या भुज। और ये जो खड़ा देख रहा है ये होता है y अक्ष, या इसी को कहा जाता है कोटि। अब इतना पहले अच्छा से पता रहेगा तब ये क्वेश्चन बनेगा। कह किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, ये x अक्ष है, अब इससे दूरी लेना है। आप ऊपर लीजिए चाहे नीचे लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे दूरी अगर ले रहे हैं, जैसे ऊपर जा रहे हैं, ये x अक्ष है, अब इससे दूरी ऊपर जा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, तो x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा क्या, कोटि। अब x अक्ष से दूर जाएंगे तो कोटि की तरफ जाएंगे, अब कोटि से अगर यानी y अक्ष से दूर जाएंगे तो भुज की तरफ जाएंगे।
तो सिंपल सा नॉर्मल तरीका से भी इसको बना सकते हैं कि अगर एक्स अक्ष से दूरी बोलेगा तो समझिए वाई अक्ष का बोल रहा है, अगर वाई अक्ष से दूरी कहेगा तो एक्स अक्ष को मारना है। तो यहाँ पे सिंपल है क्या, एक्स अक्ष से दूरी यानी कि वाई अक्ष, और वाई अक्ष को कहा जाता है कोटि, तो आंसर हो जाएगा कोटि। अगर यही उल्टा तरीका से पूछता कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो वाई अक्ष से पूछ रहा है दूरी, मतलब एक्स अक्ष हो जाएगा आंसर। एक्स अक्ष को कहा जाता है भुज, तो आंसर होगा क्या, भुज। तो जब एक्स अक्ष से कहेगा तो वाई अक्ष समझिए, वाई अक्ष से कहेगा तो एक्स अक्ष समझना है। तो इस तरह से इसको याद करके रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। अब ये फॉर्मूला पूछ दिया है डायरेक्ट, 2 पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर या 4 पाई आर। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, ये होता है वृत्त, बीच में होता है इसका केंद्र, यहाँ से यहाँ पर ये हो जाता है आपका त्रिज्या यानी आर, और पूरा ले लेंगे तो ये हो जाएगा व्यास यानी कि डी। तो व्यास जो होता है वो 2 गो आर मिल करके बनता है, तो डी बराबर होता है क्या, 2r, व्यास बराबर 2r। और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर पूछे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का परिधि अगर पूछेगा तो इसका परिधि होता है क्या, 2 पाई आर। तो इसमें से देखिए क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। और भी देखिए 2 पाई आर दिया है, तो ये हो जाता है वृत्त का परिधि। 4 पाई आर स्क्वायर भी दिया हुआ है, ये होता है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4 पाई आर स्क्वायर किसका होगा, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये सबको भी याद करके रखिएगा, ऐसा नहीं कि खाली यही क्वेश्चन पूछता है, ये सब आएगा ऑब्जेक्टिव में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है। तोरण, आयतचित्र, दंडालेख, बारंबारता, बहुभुज। तो ये जो है ना, आपको संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाएगा, तोरण। संचयी बारंबारता का वक्र तोरण कहलाती है। ये बारंबारता ये सब आपको चैप्टर नंबर 14 में पढ़ने का है, तो वहाँ पे जो है हम बताए हैं इसको, संचयी बारंबारता क्या होता है, बारंबारता क्या होता है, माध्य, माध्यक, बहुलक कैसे निकाला जाता है, ये सब अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अगला एक क्वेश्चन नंबर 10 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। ये चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ये जो तकनीक है, मतलब इस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से किस चीज़ को निकाला जाता है, उस विधि से क्या निकाला जाता है, लासा कि मासा कि भागफल कि शेषफल। तो इस विधि से मासा निकाला जाता है, यानी कि HCF। यूक्लिड विभाजन का हम लोग प्रयोग कब करते हैं, जब मासा निकालना रहता है, HCF निकालना रहता है, तब इस विधि का उपयोग करते हैं। ये विधि का जो मानक रूप होता है वो आपका क्या होगा, A बराबर BQ प्लस R होता है। A बराबर BQ प्लस R, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसमें जहाँ पर R का वैल्यू फिक्स रहता है, मतलब किसके बीच में होना चाहिए, तो R जो होता है वो शेषफल होता है। तो शेषफल का मान 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा होना चाहिए। B से क्या होना चाहिए, छोटा, B के बराबर भी नहीं होना चाहिए। B से जब भी रहेगा तो छोटा, या फिर 0 से बड़ा या बराबर R का मान हो सकता है, इससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो ये हमेशा याद करके रखिएगा, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग HCF निकालने के लिए किया जाता है। किसी को कोई दिक्कत, अब देखिएगा 2012 में जो पूछा हुआ है उस क्वेश्चन को, उसमें भी 10 ही ऑब्जेक्टिव मिलेगा। 2014 तक ऑब्जेक्टिव बहुत कम पूछता था, उसके बाद से फिर बढ़ाया है। तो अभी तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जब 100 ऑब्जेक्टिव आएगा तब उसमें थोड़ा टाइम लगेगा।